हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं आपका सेकंड चैप्टर दैट इज़ सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। अभी तक हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लिया है, हमने आपका नाजीज़म भी देख लिया है। द रीज़न वाई दिस इज़ सेकंड चैप्टर इज़ बिकॉज वो दोनों थोड़े बहुत उनका जो क्रोनोलॉजी है वो सिमिलर है। अनलाइक दिस चैप्टर यहाँ पे काफ़ी नए कंसेप्ट्स है, बट इफ़ यू पे अटेंशन, इफ़ यू रीड द नोट्स विच आई विल प्रोवाइड टू यू, this will be a very easy chapter like the rest ones. तो बस एक do note that the slides which will come along are the answers for many questions from the chapter. तो just take a screenshot or write it whatever is feasible for you. ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखने वाले हैं लिबरल्स के बारे में। तो इससे पहले कि मैं आपको रशिया के बारे में कुछ बताऊँ, हम इंडिया का ही देख लेते हैं कि अगर हमने गांधी जी और भगत सिंह जी को कंपेयर किया तो गांधी जी ऐसे थे कि नॉन वायलेंट वे से हम कुछ देखेंगे, लेकिन जो भगत सिंह थे वो ऐसे थे कि हमको हमारा हक छीनना होगा, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इतना अच्छा तो है नहीं कि हम उनको प्लीज़ करेंगे, प्लीज़ 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 बोलेंगे तो वो हमको कुछ दे देंगे, या फिर हम उनको प्यार से समझाने जाएंगे तो वो हमको अपना इंडिपेंडेंस दे देंगे। तो भगत सिंह वॉज द वन हु वॉज काइंड ऑफ अ रिवोल्यूशनरी, लेकिन गांधी जी का क्या सोच था कि हम शांति से प्यार से बात करके भी जो हमको चाहिए वो हम हासिल कर सकते हैं। ओके, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह आपको ये 10th स्टैंडर्ड में काफ़ी डिटेल में भी है। ठीक है, तो ये एक फ़र्क है कि हम किसको, एक जो इंसान जो नॉन वायलेंट वे से जाता है और एक थोड़ा वायलेंट वे से जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम रशिया का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं लिबरल्स के बारे में। ठीक है, तो ये कौन थे? वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। मतलब रशिया में सोसाइटी को चेंज करने का ज़रूरत था, वहाँ पे काफ़ी सारे प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स थे, तो उन प्रॉब्लम्स को चेंज करने के लिए एक जो ग्रुप ऑफ पीपल था दैट वाज द लिबरल्स। ठीक है, उनको क्या चाहिए था? एक ऐसा नेशन जहाँ पे हर एक रिलीजन को टॉलरेट कर लेते थे। मतलब क्या है कि अभी इंडिया में देखो, इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है, इंडिया में इतने सारे रिलीजन्स है, लैंग्वेजेस है, लेकिन उन सब को यूनिटी में रहना है। ठीक है, तो इनको क्या चाहिए था कि रशिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी कास्ट्स, रिलीजन्स है, वो सब यूनाइटेड रहें, प्यार से रहें। ठीक है, फिर at this time European states usually discriminated in the favor of one religion or another. मतलब ये जो ब्रिटेन था वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को फेवर किया, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर द कैथलिक चर्च। मतलब ये क्रिश्चियनिटी में ही ये सब डिविजन्स है जिनमें डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं हम। ठीक है, दे वॉन्टेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट्स। मतलब गवर्नमेंट भी शायद यहाँ पे बायस्ड है, गवर्नमेंट भी इंडिविजुअल्स को जो राइट, वो उनका जिन राइट्स पे हक है वो राइट्स उनको गवर्नमेंट नहीं दे रही है। They argued for a representative elected parliamentary government subject to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। मतलब इनको क्या चाहिए था कि इनको एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए था जिसमें जो ऑफिशियल्स है, जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स है लोगों के, उनको लोग इलेक्ट करें और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के हिसाब से, मतलब जो लोगों के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करे। ठीक है, अपना मनमर्जी ना करे। However, they were not democrats। मतलब इधर तक हमने देखा कि ये सब डेमोक्रेसी है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट हो रहे हैं, पर ये कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर इंसान इक्वल रहता है। हमारा जो आर्टिकल 14 है वो भी हमें कहता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब लॉ के सामने हर एक इंसान इक्वल है, लेकिन ये कंप्लीट डेमोक्रेट्स नहीं है। ठीक है, लिबरल्स आर नॉट डेमोक्रेट्स, रिमेंबर दिस। एंड व्हाई इज इट सो? क्योंकि they did not believe in universal adult franchise. Now what is universal adult franchise is, अगर आप 18+ हो और आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मतलब काफ़ी बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड, या आप मेंटली अनस्टेबल नहीं हो, तो यू हैव द राइट टू वोट। डजेंट मैटर आपका कास्ट, रिलीजन, रीजन, जेंडर, आपका स्किन कलर क्या है, आपका हाइट कितना, आपका वेट कितना, कुछ मैटर नहीं करता। बस एक चीज़ मैटर करता है कि यू शुड बी 18+, यू विल गेट द राइट टू वोट। नाउ
आफ्टर दैट, पर उनको ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में यकीन नहीं था लिबरल्स को. द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट, like I told you just now, they felt men of the property mainly should have to vote. They also did not want the vote for women. मतलब जो लोग अमीर है वो वोट कर सकते हैं, औरतें वोट नहीं कर सकते. मतलब हम देख सकते हैं यहाँ पे अब तक के लिबरल्स जो है उनको चाहिए कि एक बेटर सोसाइटी बने, एक बेटर सोसाइटी रहे जहाँ पे पीपल कैन कम एंड लिव इन, बट दे आर नॉट कम्प्लीटली in favor of equality because they are favoring the one who are rich and they are not favoring the women. Liberals के बाद जो अगला टर्म है वो है radicals. Now these are also group of people. ये liberals, radicals, conservatives जो भी हम अभी देखेंगे, they are a group of people. They are people like you and me, but their mindset जो है वो उनको divide करता है. Fine. Now radicals. Radicals wanted a nation in which government was based on the majority of country's population. मतलब अभी इंडिया में मेजॉरिटी 80% हिंदूज है, बट दिस डज नॉट मीन दैट वी डू नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन द माइनॉरिटीज़. इन फैक्ट वी डू टेक इन कंसिडरेशन अबाउट द माइनॉरिटीज़. वी गिव रिजर्वेशंस टू द माइनॉरिटीज़, वी गिव मैनी काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स टू द माइनॉरिटीज़ सो दैट दे कम एंड लिव इन अ बेटर पोजिशन. ठीक है, लॉ ये सब ग्रांट करता है. पर इनका क्या कहना था कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है सिर्फ उन्हीं के हिसाब से गवर्नमेंट चलनी चाहिए. मैनी सपोर्टेड वुमेन सफ्रागेट मूवमेंट्स. मतलब इसका मतलब है कि राइट टू वोट फॉर द विमेन, राइट टू वोट फॉर विमेन. ठीक है. Next, unlike liberals, they oppose the privileges of great landowners and wealthy factory owners. मतलब इनका क्या था कि जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं उनको ये फेवर नहीं कर रहे थे. Next, they were not against the existence of private property but dislike concentration of property in hands of few. मतलब इनका ऐसा नहीं था कि तुम अमीर हो और हम गरीब हैं, तुम्हारे पास इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी है जो तुम्हारा प्राइवेट प्रॉपर्टी. इनका ये प्रॉब्लम नहीं था, पर इनका ये प्रॉब्लम था कि एक ही इंसान के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है. लेकिन लाइक फॉर एग्जांपल एक छोटा सा गांव है, इमेजिनरी गांव है हमारा, जिसमें एक इंसान है जिसके पास अंबानी जितना पैसा है, एंटीलिया जैसा बड़ा घर है, और बाकी जो 4-5 लोग हैं उस गांव में वो सब बिलो पॉवर्टी लाइन है. 2 वक्त का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा ये उनको पता नहीं है. तो दिस शुड नॉट हैपन. दे बिलीव्ड इन प्राइवेट प्रॉपर्टी टू बी देयर, कि रहो भाई, तुम अंबानी रहो, वो तुमने कमाया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के लोग ऐसे रहे जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना हो. ठीक है. सो दिस वॉज द सेकेंड ग्रुप, दैट इज रेडिकल्स. नाउ कंजर्वेटिव्स. व्हाट इज कंजर्वेटिव्स इज, वो वर्ड से कंजर्वेटिव्स विदाउट इवन रीडिंग अबाउट देम वी कैन मेक इट आउट दैट शायद ये थोड़े ऑर्थोडॉक्स किस्म के लोग हो सकते हैं. ठीक है. कंजर्वेटिव्स अपोज रेडिकल्स एंड लिबरल्स. ये ऐसे थे जो दोनों को ही अपोज कर रहे थे. आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड्स टू द नीड फॉर चेंज. मतलब ये ऐसे थे कि जो पुराने रीत रिवाज चल रहे हैं उन्हीं के हिसाब से हम भी चलेंगे. ये ऐसे काइंड ऑफ पीपल थे कंजर्वेटिव्स. लेकिन पोस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन में सीरीज ऑफ इवेंट्स था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, तो वो पूरी दुनिया को पता चल गया था. ठीक है. तो वो उसके बाद इन लोगों को भी लगा कि शायद वी शुड चेंज, वी शुड ओपन अप आवर माइंड्स सो दैट वी हैव अ बेटर सोसाइटी टू लिव. Earlier in the 18th century, conservatives had been generally opposed to the idea of change. मतलब उससे पहले ये ऐसे थे कि हम चेंज नहीं होंगे, हमारे जो बुज़ुर्गों ने हमें सिखाया है, जो इतने सालों से रीति रिवाज चलता आया है, हम वही फॉलो करेंगे. By the 19th century, they accepted that some change was inevitable but believed that the past had been respected and change had to be brought अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस. मतलब इनका ऐसा था कि हाँ ठीक है कुछ चेंज करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो लगे चेंज हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो जाए. उसको चेंज धीरे धीरे होगा. इट विल बी अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस ऑफ चेंज. नाउ कैपिटलिज्म. दिस इज़ अ कंसेप्ट. अभी तक हमने जो देखा वो था ग्रुप ऑफ पीपल, बट कैपिटलिज्म इज़ अ कंसेप्ट विच वी नीड टू नो
which everyone needs to know if you need to learn this chapter. It is an economic system in which property, business and industries were owned by individual people, not by the government. ठीक है, मतलब अभी हम देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडिया में, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट ओन्ड एसेट्स थे वो हम प्राइवेट कंपनीज को दे रहे हैं. तो कैपिटलिज्म क्या है कि जो कैपिटल्स है या जो एसेट्स हैं, एसेट्स मतलब अभी समझो एक पीस ऑफ लैंड है जहाँ पे हम कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं, हम वहाँ पे खेती वेती कर सकते हैं, तो दैट विल बिकम आवर एसेट. ठीक है, तो ये जो एसेट्स है वो सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के नाम पे है और गवर्नमेंट पे नहीं है. तो इनका जो प्रॉफिट होगा वो इंडिविजुअल्स को जाएगा, और इंडिविजुअल्स जो है, जो अमीर लोग हैं, वो तो अमीर होते ही जाएंगे, लेकिन जो लेबरर्स है या बाकी है या जो गवर्नमेंट है, फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट उनको रेवेन्यू नहीं मिलेगा. ठीक है, तो यू कैन जस्ट बाय हार्ट दिस कंसेप्ट, क्योंकि इसके बाद आपको ये काम आएगा. फाइन. Capitalism and Karl Marx. Now this person has a very important role to play in this chapter. Like we had Hitler in Nazism, we have this person. Now he is not anything to be compared with Hitler, but he is one of the prominent people here. ठीक है. Karl Marx and Friedrich Engels added other ideas to this body of arguments. Marx argued that industrial society was capitalist. ये इसका जो कंटेक्स्ट है ये इस स्टेटमेंट का, वो देखने के लिए आप ये पेज थोड़ा रीड कर लो. ओपन योर बुक, पॉज द वीडियो, ओपन योर बुक एंड रीड द पेज. ठीक है, तो इन्होंने क्या आर्ग्यू किया कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट, मतलब जो इंडस्ट्रीज थे वो ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स से, नॉट बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, capitalists own the capital invested in factories and the profit of capitalists was produced by workers. मतलब जो एक इंसान है जिसका इतना बड़ा फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री पे जाके काम नहीं करेगा, वो उसके घर पे बैठेगा. उसके फैक्ट्री में अगर कोई काम करेगा तो वो वर्कर्स होंगे. जो इंसान है जिसका फैक्ट्री है वो मैनेजमेंट डिसीजंस लेगा, या ऐसे कुछ चेंज करना होगा वो करेगा, बिजनेस मीट्स करेगा, बट ही विल नॉट गो एंड वर्क इन द फैक्ट्री विच इज़ द एक्चुअल वर्क, डायरेक्ट वर्क. वहाँ पे कौन होगा? वहाँ पे होगा वर्कर लोग. The conditions of workers could not improve as long as this profit was accumulated by private capitalists. अभी एक प्राइवेट कैपिटलिस्ट है, उसको क्या ही करना है कि वर्कर का कंडीशन कैसा है, उसको प्रॉफिट मिल रहा है बस है. और अगर सोचो कि एक ए इंडस्ट्रियलिस्ट है फॉर एग्जांपल, उसने बोला कि मैं मेरे सब वर्कर्स को हर रोज़ दोपहर का खाना कंपनी की तरफ से दूंगा. सोचो उसके 50,000 60,000 वर्कर्स है, उसको कंपनी को वो उतना पैसा का लॉस होगा जितना वो खाना उसके वर्कर्स को दे रहा है. ठीक है, नाउ दिस कैन बी हिज ह्यूमैनिटी, क्योंकि वो एक ह्यूमन इंसान है, वो दे रहा है खाने को. लेकिन बी क्या सोचेगा कि मैं क्यों दूँ खाना, मेरे को तो मेरा प्रॉफिट जितना ज़्यादा मिलेगा उतना मैं लेगा. तो ऐसे जो नॉर्मली लोग होते हैं वो ए जैसे नहीं होते हैं, वो बी जैसे ही होते हैं. वो खुद का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखते हैं, क्योंकि उनको कोई चिल्लाने वाला भी नहीं होता है. सो दे मेक देयर वर्कर्स वर्क मोर, दे डू नॉट गिव देम द फैसिलिटीज, दे डू नॉट गिव देम प्रॉपर लीव्स एक्सेट्रा. वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. मतलब अभी इनको जब अच्छे कंडीशंस में नहीं रख रहे हैं तो इनको वो कैपिटलिज्म का आइडिया नहीं चाहिए. ठीक है. Marx believed that to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled. मतलब पूरा प्रॉपर्टी सोशली कंट्रोल्ड, मतलब क्या होता है? कंट्रोल्ड बाय ऑल दी पीपल ऑफ द सोसाइटी एंड नॉट वन इंडिविजुअल. ठीक है, तो ये होगा तब हर कोई एक दूसरे के बारे में सोचे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी हर किसी का कंट्रोल्ड होगा, नॉट बाय ओनली वन पर्सन. नाउ इन दिस टॉपिक, दिस इज़ क्वाइट अ लार्ज टॉपिक, इसमें हम पूरा जो प्रिवेलिंग कंडीशंस थे उस टाइम के वो देखने वाले हैं. तो द फॉल ऑफ मोनार्की, मोनार्की मतलब मैं ये काफ़ी बार कह चुकी हूँ, जहाँ पे राजा का बेटा ही राजा बनेगा. The fall of monarchy in February 1917 and the events of October are normally called as Russian Revolution. अभी इस साल में जब मोनार्की गिर गया, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ था कि वो लुई 16 को उन्होंने हटा दिया पावर से,
तो उसके बाद जो हुआ वो एक रेवोल्यूशन था, क्योंकि फिर तभी लीड करने वाला कोई नहीं था, कोई रूल करने वाला कोई नहीं था, ठीक है। In 1940, Tsar Nicholas II ruled Russia and its empire. Besides the territory around Moscow, the Russian Empire included current-day Finland, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine. Now you have to remember the countries, obviously. अगर पूछा जाए कि इंडिया का बॉर्डरिंग नेशंस कौन सा है, तो वी नीड टू से पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार. वी कांट से एनीथिंग इमेजनरी, हम यूएसए नहीं कह सकते हैं. तो यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ दीज कंट्रीज, ठीक है. सो द मेजॉरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, ठीक है, which had grown out of the Greek Orthodox Church, but the empire also included of Catholics, Protestants, Muslims and Buddhists. मतलब यहाँ पे मेजॉरिटी क्रिश्चियनिटी है, वो भी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस है, उनके अलावा कैथलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, काफ़ी टाइप के क्रिश्चियंस है, और उनके अलावा यहाँ पे मुस्लिम्स भी है और बुद्धिस्ट्स भी है, जो एक कम्प्लीटली दो अपोजिट रिलीजन्स है, ठीक है. About 85% of the Russian Empire's population earned their living from agriculture. मतलब ये एक agricultural country है. This proportion was higher than in most of European countries. For instance, in France and Germany, proportion was between 40% and 50%. मतलब फ्रांस, जर्मनी, ये जो सब यूरोपियन कंट्रीज थे, यहाँ पे इतना एग्रीकल्चर नहीं होता था जितना कि रशिया में हो रहा था. In the empire, cultivators produced for the market as well as for their own needs, and Russia was a major exporter of grain. मतलब लोग वहाँ पे जो दाना है उसको सो करके जो बीज उगाते थे वो लोग जाके बेचते भी थे, एक्सपोर्ट भी करते थे और खुद के यूज़ के लिए भी रखते थे. Industry was found in pockets. Prominent industrial areas were St. Petersburg and Moscow. Craftsmen undertook much of the production, but large factories existed alongside workshops. मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर हो रहा है, यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट्स में इंडस्ट्रीज भी हैं. Many factories were set up in the 1890s, where Russia's railway network extended and foreign investment in industry increased. मतलब जैसे ट्रांसपोर्टेशन सब बढ़ेगा वैसे फैक्ट्री बढ़ता जाएगा, जैसे फॉरेन से डिमांड आएगा वैसे फैक्ट्री बढ़ता जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा. तो दिस इज़ ऑल इकोनॉमिक्स, यू नो, कि एक फैक्ट्री है पर उसका प्रोड्यूस किधर और जा ही नहीं पा रहा है, तो वो प्रोड्यूस क्यों करेगा. लेकिन वो फैक्ट्री और जहाँ पे वो प्रोडक्ट चाहिए कस्टमर के बीच में एक रेलवे लाइन बन जाएगा, तो वो फैक्ट्री वाला जाके उसको डिलीवर कर पाएगा, राइट, या फिर वो कस्टमर जाके फैक्ट्री से ख़रीद पाएगा. सो जैसे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, ये सब जो फैक्टर्स है वो बढ़ेंगे, तभी प्रोडक्शन बढ़ने का ज़रूरत होगा, और जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ने का ज़रूरत होगा फैक्ट्रीज भी ज़्यादा बनेंगे. नेक्स्ट, डिविजन ऑफ वर्कर्स. Workers were a divided social group. Some had strong links with the villages from which they came. मतलब जो वर्कर्स थे जिनको एक कैपिटलिस्ट पीपल के खिलाफ लड़ने का था, वो वर्कर्स के ग्रुप में भी बहुत सारे डिविजन्स थे, ठीक है. कुछ थे गांव से आए थे, उनको गांव के बारे में ही ज़्यादा उनका इमोशंस जुड़ा हुआ था. अदर्स हैड सेटल्ड इन सिटीज़ परमानेंटली. वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल. तो एक है कि एक जो विलेज से आए हैं और दूसरे जो सिटी से आए हैं, दूसरे है कि कोई किसका कितना स्किल है, उस हिसाब से डिवाइड हुआ है, ठीक है. A metal worker of St. Petersburg called metal workers considered themselves as aristocrats among the other workers. Their occupations demanded more training and skill. मतलब metal workers खुद को बहुत ज़्यादा important समझते थे, ठीक है. Women made up 31% of factory labor force by 1914. मतलब विमेन भी काम करते थे फैक्ट्रीज में, बट दे वर पेड लेस देन मैन, बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ अ मैन्स वेज. मतलब विमेन भी उतना ही काम कर रहे हैं जितना मैन कर रहे हैं, फिर भी उनको कम पैसे दे रहे हैं सिर्फ क्योंकि वो विमेन है, ठीक है. डिविजन्स अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्व्स इन ड्रेस एंड मैनर्स टू. मतलब जो क्या कौन सा कपड़ा पहन रहा है, किसको कितना मैनर्स है, किस टाइप का मैनर्स है.
Some workers formed associations to help members in times of unemployment or financial hardship, but such associations were few. मतलब कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जैसे कि टाइप ऑफ NGOs फॉर वर्कर्स, जहाँ पे वो एक दूसरे को हेल्प करते थे, फाइनेंशियली हेल्प करते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम थे. ठीक है. आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग वर्कर्स में डिवीजन है. मतलब स्टोरी समझ लो कि एक कैपिटलिस्ट फॉर्म है जहाँ पे एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो सबको एक्सप्लॉइट कर रहा है. फिर जो वर्कर्स उसके अंडर काम कर रहे हैं वो डिसाइड करते हैं कि इसका बहुत हो गया, अभी हम इसका और एक्सप्लॉइटेशन सहन नहीं करेंगे, और ये लोग उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट करने वाले हैं. लेकिन वो रिवॉल्ट करने के प्रोसेस में ये वर्कर्स के अंदर ही बहुत सारे डिविजन्स हैं, वो अभी हमने देखे. ठीक है. ब्लडी संडे. नाउ दिस इज़ ऑब्वियसली अ बैड डे क्योंकि इसको ब्लडी संडे बोला गया है. ठीक है. रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी, मतलब एक ही इंसान के अंडर चल रहा था. इट वॉज नॉट अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. Liberals in Russia campaigned to end this state of affairs together with social democrats and socialist revolutionaries. They worked with peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution. मतलब जो liberals थे जिनको constitution चाहिए था, elected representatives चाहिए था, उन्होंने ये जो revolutionaries है और democrats है इनसे मदद लिया और बोला कि चलो साथ में हम कुछ